Hello guys, welcome to our channel. Your doubt, our solution. Today we are going to solve NEET 2020 chemistry paper. Here you will get detailed solution for each and every question asked in NEET 2020 chemistry paper. Please hit the like button and don't forget to subscribe our channel. The question says match the following and identify the correct option. इसमें हमें मैच करना है करेक्ट ऑप्शन से. तो फर्स्ट हमें बोला है CO प्लस H2. तो हमने ये चीज पढ़ी थी कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रिपरेशन में कि जब हम हॉट कोक से जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 का मिक्सचर मिलता है. इस मिक्सचर को हम सिंथेसिस गैस बोलते हैं. तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो मैच कर रहा है हमारे थर्ड कॉलम 2 के थर्ड ऑप्शन से. सो ए मैचेस विद थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट हमसे पूछा है टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर. टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर हमने ये चीज हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ी थी. एनसीईआरटी में मेंशन है ये चीज कि टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर का रीजन होता है मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, तो ये हमारा रीजन होता है टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर का. तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो मैच करता है हमारे फर्स्ट पार्ट से. तो बी मैचेस विथ फर्स्ट. थर्ड ऑप्शन है सी B2H6. B2H6 हमारा कैसा मॉलिक्यूल है? दो ही ऑप्शन बचे, या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है या नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है. तो जो हमारा B2H6 है, B2H6 का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा. एक्चुअली जो B2H6 होता है ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड होता है. BH3 हमारा डाइमराइज हो जाता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. बोरोन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए दो BH3 मिलकर डाइमराइज करते हैं एंड B2H6 के फॉर्म में स्टेबल करते हैं, क्योंकि ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है. सो द C option matches with second of the column 2. C matches with second of column 2. D है हमारा H2O2 का स्ट्रक्चर. H2O2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है. सो जो ये स्ट्रक्चर है ये हमारा एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है. इसे हम कह सकते हैं नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर. तो जो हमारा D पार्ट है, D पार्ट of column A matches with fourth option of column 2. So D matches with option 4. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है D with 4, C with second, B with first and A with third. So हमारा जो required answer हो गया वो second option, which is the required correct option for this question. The question says a tertiary butyl carbocation is more stable than a secondary butyl carbocation because of which of the following. इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट बोला है कि जो हमारा टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन से. लेकिन ऐसा क्यों होता है ये हम किस बेसिस पे बोल सकते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे, माइनस आई इफेक्ट के बेसिस पे, या प्लस आर इफेक्ट के बेसिस पे, या माइनस आर इफेक्ट के बेसिस पे. तो ये चीज हमें फाइंड करनी है. तो हमारा टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन क्या होता है? पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. तो हमारा टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन होता है ये हमारा होता है टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन. एंड जो हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन होता है वो होता है ये होता है हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन. सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन. अब हम देखें यहाँ पे तो जो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन है इसमें हमारे पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है. एंड ये जो सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन है इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है. एंड हमने ये चीज पढ़ी थी हाइपर कॉन्जुगेशन में ये चीज पढ़ी थी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन is directly proportional to number of अल्फा हाइड्रोजन. यानी कि हमारे पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा हमारा कार्बोकटायन स्टेबल होगा. क्योंकि
टर्जी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन के पास ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए हमारा टर्जी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया कि अ टर्जी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन अ सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन because of hyperconjugation. First option is the correct option and the required answer for our this question. The change in oxidation number of the carbon in the following reaction. इस क्वेश्चन हमसे पूछा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन में क्या चेंज आ रहा है जब वो CH4 से CCl4 बन रहा है। तो CH4 से CCl4 बनने में ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आया, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो हम पहले CH4 में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा हम वो कैलकुलेट करेंगे। हम मान लेते हैं कि कार्बन पे कुछ एक्स चार्ज है एंड हमें पता है कि हर एक हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है। तो हमने ये चीज रिडॉक्स रिएक्शन में सीखी थी, हम वहां से कैलकुलेट करेंगे। x + 4 हाइड्रोजन है 4 और हर एक हाइड्रोजन पे हमेशा +1 चार्ज होता है इक्वल टू 0, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो x + 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x हमारा आ गया -4। तो हमें पता चल गया कि CH4 में इन CH4 पे हमारा कार्बन के ऊपर -4 चार्ज है। अब हम ऐसे ही CCl4 का कैलकुलेट करेंगे। हर एक Cl के ऊपर -1 चार्ज होता है एंड कार्बन के ऊपर हम x मान लेते हैं। तो x + 4 हर एक 4 क्लोरीन है और हर एक क्लोरीन एटम पे हमारा -1 चार्ज होता है, ठीक है। एंड पूरा ओवरऑल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो 0। तो x - 4 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 4 आ गया हमारा। यहाँ से हमें पता चल गया कि CCl4 में हमारा कार्बन के ऊपर +4 चार्ज है। CCl4 में हमारा कार्बन के ऊपर +4 चार्ज है। सो therefore the change in the oxidation number of carbon in the following reaction is from -4 to +4। क्वेश्चन सेज सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स। इसमें हमसे पूछा कि सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में से बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब हमारा अल्फा सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होता है, ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज हमें अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है एंड ये चीज क्लियरली एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th। क्वेश्चन सेज द कैलकुलेटेड स्पिन ऑन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम +2 आयन इज। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्रोमियम +2 आयन का क्या होगा। हमने ये चीज पढ़ रखी है कि जो हमारा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो उसका फॉर्मूला होता है μ = n × n+2 बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन इज द SI यूनिट ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। एंड यहाँ पे जो हमारा n होता है ये n हमारा होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट आयन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट आयन। तो यहाँ पे हमें क्रोमियम +2 का आयन दिया हुआ है। क्रोमियम +2 में हमारे पास होता है 3d4। अब 3d4 में हमारे पास 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। एंड हम देख सकते हैं क्रोमियम +2 आयन के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 है, यानी कि इसका n हो जाएगा 4। तो क्रोमियम +2 का स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 4 × 4 + 2 which will be equal to 4 × 6 which is equal to √24। एंड जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्रोमियम +2 का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा 4.90 बोहर मैग्नेटॉन। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। इस क्वेश्चन में हमें 4 मॉलिक्यूल्स गिवन है O2, हीलियम 2, लिथियम 2 एंड कार्बन 2।
एंड हमें इसमें से बताना है कि हमारा कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। हम ये क्वेश्चन वैसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि चारों में से जो हीलियम है हमारा, हीलियम हमारा एक नोबल गैस है एंड नोबल गैसेस जो हमारे होते हैं वो मोनोटॉमिक होते हैं, वो डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब अगर हीलियम नोबल गैस है तो वो हीलियम 2 के फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इस यहां से हमें पता चल गया कि हमारा हीलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट। हम ये सेम चीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी प्रूव कर सकते हैं। बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम ये सेम चीज की हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता, ये हम प्रूव कर सकते हैं बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हमें हीलियम 2 का ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या होता है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग molecular orbital होल डिवाइडेड बाय 2। तो हमें यहाँ पे पता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, देन यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि बॉन्ड ऑर्डर फॉर हीलियम 2 इज 0। एंड किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये बताती है जिस किसी भी मॉलिक्यूल विद बॉन्ड ऑर्डर 0 डज नॉट एग्जिस्ट। जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। मॉलिक्यूल विद बॉन्ड ऑर्डर 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां से हमें पता चला कि हीलियम 2 हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने हीलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट 2 तरीके से बताया, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी बता दिया एंड ऐसे ही बता दिया कि हीलियम हमारा नोबल गैस है एंड नोबल गैसेज आर ऑलवेज मोनोएटॉमिक। तो हीलियम डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हीलियम 2 तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में हो जाएगा सेकंड, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। The question says which of the following oxo acid of sulfur has OO linkage। इस क्वेश्चन में पूछा कि हमें 4 ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर गिवन है, हमें बताना है कि इसमें OO लिंकेज प्रेजेंट है। तो जो हम अब इसमें हम एक एक करके स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। तो फर्स्ट हमें गिवन है H2S2O7 पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। दिस इज द रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर फॉर द ऑक्सो एसिड पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। एंड अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा OO लिंकेज प्रेजेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हो गया हमारा गलत। सेकेंड है हमारे पास H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड गिवन है हमें। अब हमें सल्फ्यूरस एसिड के लिए बताना है कि सल्फ्यूरस एसिड में हमारे पास OO लिंकेज है कि नहीं। H2SO3 का स्ट्रक्चर हो जाएगा एक लोन पेयर, एक डबल बॉन्ड OH। ये हमारा सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें भी OO लिंकेज नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन भी हो गया हमारा गलत। थर्ड हमें गिवन है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, S डबल बॉन्ड O OH। ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कोई OO लिंकेज प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी हो गया गलत। फोर्थ हमें गिवन है पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड H2OA पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें H2H2O8 का स्ट्रक्चर होता है हमारा SOOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड में हमारे पास OO लिंकेज प्रेजेंट है, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। एक तरीका ऐसा भी था हम सॉल्व करके एक एक स्ट्रक्चर्स बना के हमने देख लिया कि इसमें OO लिंकेज प्रेजेंट नहीं,
यहाँ पे हम एक शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं, वी कैन यूज अ शॉर्ट ट्रिक ऑल्सो। शॉर्ट ट्रिक क्या है, हमने ये चीज देखा था कि जो हमारा OO होता है इसे हम पर ऑक्सी लिंकेज बोलते हैं, दिस इज नोन एज पर ऑक्सी लिंकेज। एंड जब भी किसी ऑक्सा एसिड का नेमिंग होता है तो उसके नेमिंग में पर ऑक्सो वर्ड आता है, तो हम डायरेक्टली नेम से भी देख सकते थे। तो फर्स्ट ऑप्शन में था पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में तो पर ऑक्सो का वो यूज नहीं हुआ, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा गलत। नेक्स्ट है सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड में भी पर ऑक्सो का यूज नहीं हुआ, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी हो गया गलत। थर्ड में था सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में भी पर ऑक्सो का यूज नहीं हुआ, तो थर्ड ऑप्शन भी हो गया गलत। फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है पर ऑक्सो, फोर्थ ऑप्शन में पर ऑक्सो का यूज हुआ है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन हो गया करेक्ट। तो हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चारों स्ट्रक्चर्स को बना के भी देख सकते थे, एंड OO हमारा परऑक्सी लिंकेज होता है, तो हम ऑक्सा एसिड की नेम से भी शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो जिसको जो मेथड इजी लगता है वो उस मेथड से सॉल्व कर सकता है इस क्वेश्चन को। Which of the following is the correct order of increasing field strength of ligands to form coordination compounds? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि लिगेंड्स का फील्ड स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने का। हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी जो कि हमें लिगेंड के स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर देता था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बेसिस पे। तो जो हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज था वो था कि I माइनस लेस देन BR माइनस लेस देन SCN माइनस लेस देन Cl माइनस लेस देन S2 माइनस लेस देन फ्लोरीन माइनस लेस देन OH माइनस लेस देन C2O4 2 माइनस लेस देन H2O लेस देन NCS माइनस लेस देन EEDTA4 माइनस लेस देन NH3 लेस देन EN लेस देन CN माइनस लेस देन CO। तो ये हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। हमारा ये क्वेश्चन भी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही सॉल्व हुआ क्योंकि हमसे इसमें भी हमें फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। तो हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, SCN माइनस इज लेस देन फ्लोरीन माइनस लेस देन फ्लोरीन माइनस लेस देन C2O4 माइनस लेस देन C2O4 माइनस लेस देन CN माइनस लेस देन CN माइनस। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड। नंबर ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2 इज। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज इन फैराडे रिक्वायर्ड है इस टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम CaCl2 से। हमें पता है जब हम CaCl2 को डिसोसिएट करते हैं तो हमें मिलता है Ca प्लस 2 Cl माइनस। अब यहां से अगर हम Ca+2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन करवाएं तो हमें Ca सॉलिड मिल जाएगा, एक एटम मिल जाएगा पूरा। तो यहां से हमें पता चलता है कि वैलेंसी फैक्टर कैल्शियम का हमारा है 2। एंड हमने ये चीज फैराडेज के फर्स्ट लॉ से पढ़ी थी, फैराडेज फर्स्ट लॉ कि चार्ज पास्ड इन फैराडे is equal to charge passed in Faraday is equal to gram equivalent of product। हमारा जो चार्ज पास्ड इन फैराडे कैल्शियम के लिए होगा वो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम के इक्वल होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट तो कैल्शियम है। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन में मोलर मास इनटू वैलेंसी फैक्टर n। यहाँ पे हमें गिवन है कि 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम हमें गिवन है, तो गिवन वेट हो गया हमारा 20। मोलर मास भी हमें गिवन है कैल्शियम का 40 ग्राम 40 एंड वैलेंसी फैक्टर हमें गिवन है 2।
तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो चार्ज पास्ड इन फैराडे आ जाएगा 1 फैराडे। तो रिक्वायर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विल गिव विच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में बोला है जब हम एसीटोन का और मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाएंगे तो हमें कौन सा फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हम एसीटोन का रिएक्शन करवा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, देन उसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं एंड हमें उसका फाइनल प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हमारा एसीटोन होता है CH3 डबल बॉन्ड O। इस पे हम रिएक्शन करवा रहे हैं मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का। ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो Mg पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एंड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रहता है। एंड जब ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये वाला नेगेटिव चार्ज जाके अटैक कर देगा इस वाले पॉजिटिव चार्ज पे एंड Mg का पॉजिटिव चार्ज जाके अटैक करेगा ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज पे। तो जो हमारा कंपाउंड बन जाएगा वो कुछ ऐसा होगा CCH3 OMgCl। अब जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इस पे तो इसमें क्या होगा, हमारा MgCl यहाँ से निकल जाएगा एंड यहाँ पे एक आके हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएगा तो हमें टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिल जाएगा। सो आवर फाइनल प्रोडक्ट विल बी टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, which is the required answer for this question. Which of the following is a cationic detergent? Sodium dodecyl benzene sulfonate, sodium lauryl sulfate, sodium stearate, cetyl trimethyl ammonium bromide। इस क्वेश्चन में हमें 4 कंपाउंड्स गिवन है, चारों कंपाउंड में से हमें बताना है कि हमारा कटायनिक डिटर्जेंट्स कौन होगा। व्हाट आर कटायनिक डिटर्जेंट्स, हमारा होते क्या? कटायनिक डिटर्जेंट्स हमारे एक लॉन्ग चेन कटायन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सरफेस एक्टिव प्रॉपर्टीज के लिए। उसमें वो प्रॉपर्टीज पोजेस करता है जैसे कि वेटिंग, फोमिंग और इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज रखता है। तो जो हमारा कटायनिक डिटर्जेंट is a long chain cation responsible for surface active properties। surface active properties में क्या आ गया, emulsifying, wetting and foaming। wetting, foaming and emulsifying इन सरफेस एक्टिव प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कटायनिक डिटर्जेंट। और ये कटायनिक डिटर्जेंट एक लॉन्ग चेन कटायन होता है। हमें ये चीज एक बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि इन चारों में से हमारा कौन सा कटायनिक डिटर्जेंट होगा। हमें ये चीज पता है कि जो हमारा सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड होता है ये एक कटायनिक डिटर्जेंट होता है। ये एक एग्जाम्पल है कटायनिक डिटर्जेंट का एंड ये हमें एनसीईआरटी में गिवन है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ। The question says identify the incorrect statement। इस क्वेश्चन में बोला कि हमें incorrect statement identify करना है। The first question says the oxidation states of chromium in chromium O4 2- and chromium 2O7 2- are not the same। ये statement गलत है। क्यों? क्योंकि chromium O4 2- में and chromium 2O7 2- में दोनों में chromium +6 फॉर्म में है, यानी कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सेम है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो हो गया गलत। सेकेंड हमें बोल रहा है क्रोमियम 2+D4 इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2+D6 इन वाटर। तो हम ये चीज E0 वैल्यूज के बेसिस पे जज कर सकते हैं। हमें पता है कि जो Fe2+ का E0 वैल्यू होता है वो ज्यादा पॉजिटिव होता है, इसलिए जो क्रोमियम +2 है हमारा वो एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है Fe+2 से इन वाटर। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। Third is the transition metals and their compounds are known for their catalytic activity due to their ability to adopt multiple oxidation states and to form complexes। हाँ, जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं जब वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं तो वो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो ये चीज हमने ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ी थी।
तो ये स्टेटमेंट भी हमारी हो जाती है करेक्ट। नेक्स्ट हमसे बोला है tertiary compounds are those that are formed when small atoms like C or HC or N are trapped inside the crystal lattice of metals। किसी भी मेटल के लैटिस में जब जो बीच के अंदर जो थोड़ा सा स्पेस होता है उसमें अगर कोई एटम ट्रैप हो जाता है तब हमारा इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हो गया हमारा करेक्ट। तो द रिक्वायर्ड करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट, यानी कि जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हमारी इनकरेक्ट है and which is the required answer for this question। ये क्वेश्चन हमारा नीट 2020 में पूछा गया था। Which of the following alkane cannot be made in good yield by Wurtz reaction? इस क्वेश्चन में पूछा है कि हमें 4 टाइप के एल्केन गिवन है, इन चारों एल्केन में से कौन सा एल्केन हमको वुड्स रिएक्शन में एक अच्छा यील्ड नहीं देगा। हमने वुड्स रिएक्शन में ये चीज पढ़ा था कि जो सिमेट्रिकल एल्केन होते हैं वो बहुत अच्छा यील्ड देते हैं फॉर वुड्स रिएक्शन, और जो अनसिमेट्रिकल एल्केन होते हैं वो गुड यील्ड नहीं देते हैं। सिमेट्रिकल एल्केन गिव्स गुड यील्ड वाया वुड्स रिएक्शन। तो अब हमें 4 एल्केन गिवन है, हम चारों एल्केन का स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एल्केन हमारा सिमेट्रिकल है और कौन सा अनसिमेट्रिकल है। फर्स्ट हमें गिवन है एन ब्यूटेन, तो एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमारा हो गया एन ब्यूटेन। एंड हम ये देख सकते हैं कि हमारा एन ब्यूटेन इज अ सिमेट्रिकल एल्केन, तो ये एन ब्यूटेन तो हमारा अच्छा यील्ड देगा वुड्स रिएक्शन से। सेकंड हमको गिवन है एन हेक्सेन, तो एन हेक्सेन का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा CH3 CH2 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 CH3। एंड हम देख सकते हैं कि जो हमारा एन हेक्सेन है, हमारा एन हेक्सेन भी एक सिमेट्रिकल एल्केन है एंड सिमेट्रिकल एल्केन ऑलवेज गिव्स अ गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। थर्ड हमें गिवन है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट हमें गिवन है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो हमारा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन क्या हो जाएगा CH3 CH एंड यहाँ पे एक CH3 देन CH CH3 एंड CH3। एंड हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है वो भी एक सिमेट्रिकल एल्केन है, तो ये भी हमको एक गुड यील्ड देगा वुड्स रिएक्शन से। नेक्स्ट हमें गिवन है एन हेप्टेन, नेक्स्ट है हमारा एन हेप्टेन, तो एन हेप्टेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा CH3 CH2 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 CH2, हेप्टेन में हमारे पास 7 कार्बन्स होते हैं। तो अब हम ये देखें तो ये जो हमारा एन हेप्टेन है 7 कार्बन्स है इसमें एंड ये अनसिमेट्रिकल एल्केन है, तो ये वाला एन हेप्टेन हमको अच्छा यील्ड नहीं देगा वुड्स रिएक्शन से। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन सा एल्केन हमें इन चारों ऑप्शन में अच्छा यील्ड नहीं देगा, वो एल्केन देता है जो अनसिमेट्रिकल है। एंड हमने यहाँ पे देखा जो हमारा एन हेप्टेन है वो हमारा अनसिमेट्रिकल है, यानी कि हमारा एन हेप्टेन विल नॉट गिव अ गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ। The question says urea reacts with water to form A, which will decompose to form B. B when passed through CO2 plus aqueous solution, deep blue color solution of C is formed. What is the formula of C from the following? इस क्वेश्चन में हमें गिवन है जब हम यूरिया का रिएक्शन करवाते हैं वाटर से तो A कंपाउंड बनता है, एंड हम जब इस A कंपाउंड का डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं तो हमारा B कंपाउंड बन रहा है। एंड इस B कंपाउंड को जब हम पास करवा रहे हैं CO2 प्लस एक्वस सॉल्यूशन से तो हमें एक डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन मिलता है C। हमें उस C सॉल्यूशन का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो जब हम अमोनिया का रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर के साथ, व्हेन वी आर रिएक्टिंग अमोनिया विथ वाटर, तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस अमोनिया वाटर। ये है हमारा अमोनिया वाटर विच इज द कंपाउंड A। अब हम इस कंपाउंड A का डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं, तो जब हम अमोनिया वाटर का डिकम्पोजिशन कराते हैं तो हमें NH3 प्लस H2O मिलता है, और यहाँ पे जो हमारा NH3 है वो हमारा कंपाउंड B होगा।
अब हम कंपाउंड बी को पास करवा रहे हैं CO2 प्लस के साथ, CO+2 के एक्वस सॉल्यूशन में, तो हमको मिलेगा CONH3 होल 4 प्लस 2। ये जो होता है हमारा, ये हमारा होता है टेट्रा अमीन कॉपर 2 कटायन। ये हमारा होता है टेट्रा अमीन कॉपर 2 कटायन, जिसका कलर, जो इस सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, डीप ब्लू कलर। और ये चीज हमको क्वेश्चन में भी मेंशन है, जब हम कंपाउंड बी को पास करवाते हैं CO प्लस कॉपर प्लस 2 के एक्वस सोल्यूशन से, तो उसका डीप ब्लू कलर सोल्यूशन बन रहा है। तो ये जो है हमारा, ये कंपाउंड सी है। तो जो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। The question says the freezing point depression constant Kf of the benzene is 5.12 kilogram mole inverse. The freezing point depression for the solution of molality 0.078 molal containing a non-electrolyte solute in benzene is इस क्वेश्चन में हमें पता है, हमको हमारा Kf गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट हमको गिवन है 5.12 एंड हमें इस क्वेश्चन में मोलालिटी भी गिवन है, मोलालिटी हमें गिवन है 0.078 मोलल। अब हमसे पूछा है कि हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होगा, यानी हमारा डेल्टा TF क्या होगा अगर सॉल्यूशन का मोलालिटी 0.078 m है और उस सॉल्यूशन में हमारे पास एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट प्रेजेंट है बेंजीन के साथ। तो हमें पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का फॉर्मूला होता है Kf इंटू मोलालिटी m। तो हमें Kf की वैल्यू भी पता है, n की वैल्यू भी पता है, वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करके हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकाल सकते हैं। Kf की वैल्यू है 5.12 एंड मोलालिटी है 0.078। ऑल्सो यहाँ पे हमें लिखा है कि हमें राउंड ऑफ करके अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आ जाएगा 0.40 केल्विन अप टू 2 डेसिमल्स तक राउंड ऑफ करके। सो विच इज दी आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। The question says the number of protons, neutrons and electrons in lutetium atom respectively are। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि लुटेटियम एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लुटेटियम एटम में जो एटॉमिक मास होता है, इसका एटॉमिक मास इज इक्वल टू 175 and atomic number is equal to 71। तो अब हमें पता है ये चीज, जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब अगर हमारा एटॉमिक नंबर 71 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमारा 71 हो जाएगा। ऐसे ही हमने एक चीज ये भी देखी थी कि किसी भी एटम में हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम होता है। तो अगर हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन 71 है तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 71 हो जाएंगे। सो आवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 71। नेक्स्ट अब हमें निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब अगर हम एटॉमिक मास हमें पता है हमारा कितना है 175 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारा है 71। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ जाएगा 104। देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 71, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 71 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 104। तो हमारा प्रोटॉन्स है, हमें रिस्पेक्टिवली बोला है तो हमें एक एक करके देखना पड़ेगा। तो प्रोटॉन्स हमारा 71 है, न्यूट्रॉन्स हमारा 104 है एंड इलेक्ट्रॉन्स हमारा 71 है। तो अकॉर्डिंगली हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द कंपाउंड X इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। इस क्वेश्चन में बोला कि हमें इस रिएक्शन में हमें जो X कंपाउंड होगा वो फाइंड करना है, क्या होगा। यहाँ पे बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप है, Cl2 और HMu के प्रेजेंट में, सनलाइट के प्रेजेंट में हमारा Cl2 डाला गया, तो यहाँ पे ऑब्वियसली फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, फ्री रेडिकल हेलोजनेशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे जो है क्लोरीन हमारा 2 भी जुड़ सकता है, एक भी जुड़ सकता है, 3 भी जुड़ सकता है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट होगा वो हम यहाँ इसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि लास्ट में हमारा क्या बन रहा है।
लास्ट में हमारा बन रहा है एल्डिहाइड ग्रुप बन रहा है। हमारा एल्डिहाइड ग्रुप कब बनता है? एल्डिहाइड ग्रुप में एक्चुअली हमें 2 Cl ग्रुप की जरूरत होती है। यहाँ से क्या होता है, ये 2 Cl रिमूव हो जाता है एंड हमारा 2 OH लग जाता है एंड इस OH ये यहाँ से फिर हमारा वाटर लूज हो जाता है, तो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो हमारा एक्स कंपाउंड है वो हमारा होगा ये फोर्थ वाला CHCl2। बेंजीन के ऊपर CHCl2, यहाँ से Cl2 रिमूव हो जाएगा तो 2 OH एटम लगेगा एंड जब उन दो OH एटम में से हमारा वाटर का रिमूवल हो जाएगा तो हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। सो द रिएक्शन विल बी लाइक दिस। यहाँ से फ्री रेडिकल हेलोजनेशन हो रहा है Cl2 सनलाइट के प्रेजेंट में, तो हमारा ये बन रहा है CHCl2। देन यहाँ पे H2O के प्रेजेंस में 373 केल्विन पे, तो यहाँ पे हमारा 2 OH ग्रुप अटैच हो रहा है। अब यहाँ से हमारा रिमूवल ऑफ वाटर होगा तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है एल्डिहाइड हमें मिल जाएगा। सो द कंपाउंड X जो है हमारा वो ये है, बेंजीन के ऊपर CHCl2 ग्रुप अटैच्ड है। सो फोर्थ इज द रिक्वायर्ड करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमसे बोला हमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन, हमने 4 स्टेटमेंट्स में से हमें बताना है कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमको बोल रहा है पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू अ वैरायटी ऑफ शेप्स। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये चीज हमने मेटलर्जी चैप्टर में पढ़ी थी कि जो पिग आयरन होता है वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में मोल्ड करने के लिए यूज होता है। तो अवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमसे पूछा है सेकंड ऑप्शन में रॉट आयरन इज द इम्प्योर आयरन विद 4% कार्बन। नो, जो हमारा रॉट आयरन होता है, रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है। तो इसलिए जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है वो हो जाएगा गलत, क्योंकि जो रॉट आयरन होता है वो हमारा प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होता है, उसपे कुछ इम्प्योरिटीज रहती ही नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट हमसे कह रहा है ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2। नहीं, ब्लिस्टर कॉपर का जो ब्लिस्टर अपीयरेंस होता है वो फॉर्मेशन ऑफ SO2 बबल्स की वजह से होता है, CO2 बबल्स की वजह से नहीं होता। इट इज ड्यू टू SO2 बबल्स, इवोल्यूशन ऑफ SO2 बबल्स की वजह से हमारा ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस आता है ब्लिस्टर कॉपर पे, इसलिए हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी हो गया गलत। लास्ट हमें बोल रहा है कि वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकल बाय वॉन नॉकल मेथड। नो, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज जो वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड यूज किया जाता है निकल के लिए, हम उसे मोन्स प्रोसेस बोलते हैं। हम मोन्स प्रोसेस का यूज करके वेपर फेज रिफाइनिंग करते हैं निकल के लिए। तो हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी हो गया इनकरेक्ट। तो अब हमें यहाँ से पता चला कि जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो है फर्स्ट, बिकॉज वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था एंड हमारा करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ कौन सा है, फर्स्ट वाला। Which of the following set of molecules will have zero dipole moment? इस क्वेश्चन में हमें 4 सेट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, हमें हर एक सेट को पहले जज करना पड़ेगा, हमें देन बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में जो सेट्स गिवन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन से सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स का, सारे ही मॉलिक्यूल्स का जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो आ रहा है। तो इसमें हमें एक एक ऑप्शन को लेके करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन में हमें जो 4 कंपाउंड गिवन है वो गिवन है बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बोरोन ट्राइफ्लोराइड हमारा होता स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये है हमारा बोरोन ट्राइफ्लोराइड। नेक्स्ट हमें गिवन है बेरिलियम डाइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड। नेक्स्ट हमें गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट हमें गिवन है इसमें 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। हम ये फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब हम इस ऑप्शन में देख सकते हैं कि हमारे जो सारे मॉलिक्यूल्स है वो सारे सिमेट्रिक है, ऑल आर सिमेट्रिक। और हमने ये चीज पढ़ी थी डाइपोल मोमेंट के कंसेप्ट में कि सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स का, फॉर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स हमारा डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज जीरो। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि फॉर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स डाइपोल मोमेंट is zero
एंड हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा चारों मॉलिक्यूल्स है वो सिमेट्रिक है, इसलिए इस केस में इन दिस केस ऑल दिस इन दिस केस this set of molecules have zero dipole moment. So जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, वो हमारा हो गया फर्स्ट ऑप्शन. सो अब अगर हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ही सारे मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट जीरो आ गया तो हमें बाकी तीन ऑप्शंस के लिए सॉल्व करने की नीड नहीं है. क्वेश्चन सेज पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ. हमसे इसमें क्वेश्चन में पूछा कि पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो हमारा किसका एग्जांपल है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी का, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का, या पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का, या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का. तो अगेन ये बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है जो कि क्लियरली मेंशन है एनसीईआरटी में भी कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है वो एक टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है. सो पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. ये चीज हमारी एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है. सो पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल of partition chromatography. This is the reason why स्पेशली नीट के बच्चों को प्रेफर किया जाता है कि एनसीईआरटी की थॉरो रीडिंग लगाई जाए, बिकॉज दे आर सो मेनी डायरेक्ट क्वेश्चंस डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी. किसी भी लाइन से छोटा सा भी क्वेश्चन, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि ये क्वेश्चन है. सो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा थर्ड, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर. इसमें हमसे बोला है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच. इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट मैच आइडेंटिफाई करना है. तो ये बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन्ड है पीरियोडिक टेबल चैप्टर में. तो ये रिमेम्बरिंग बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये हमें याद करना पड़ेगा. यूनिलियम हमारा मेंडलीवियम होता है, ये करेक्ट है. यूनिलफ्रियम लॉरेंशियम होता है, ये भी करेक्ट है. यूनिल हेक्सियम हमारा सीबॉर्जियम होता है, ये भी करेक्ट है. यूनियम हमारा डार्म स्टेडियम होता है, नो इट्स अनकरेक्ट. जो हमारा यूनियम होता है वो हमारा रॉन्टगेंटम होता है, ना कि डैम स्टेडियम होता है, एंड इसका सिंबल आरजी होता है. तो यहाँ पे हमारा जो डी एंड फोर्थ वाला मैच है वो इनकरेक्ट है. तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. फाइंड आउट द solubility of NiOH whole twice in 0.1 m NaOH given that the ionic product of nickel OH whole twice is 2 into 10 की पावर -15. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमें solubility S निकालना है निकल OH whole twice का 0.1 m NaOH में, और हमें पता है कि जो आयनिक प्रोडक्ट है NiOH whole twice का वो हमें गिवन है 2 into 10 की पावर -15. तो हमें ये चीज पता है कि NaOH के डिसोसिएशन के लिए अल्फा 1 होता है. डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर NaOH इज 1. नेक्स्ट, जब हम NaOH का डिसोसिएशन करेंगे तो हमें Na प्लस मिलेगा प्लस OH माइनस मिलेगा. नेक्स्ट, जब हम NiOH होल ट्वाइस का डिसोसिएशन करेंगे तो हमें निकल +2 मिलेगा प्लस 2OH माइनस मिलेगा. तो हमें गिवन है कि जब NaOH टूटेगा तो दोनों के पास 0.1 m जाएगा क्योंकि उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट 1 है. निकल +2 में निकल यहाँ पे जब NiOH होल ट्वाइस डिसोसिएट हो रहा है तो निकल +2 का हम मान लेते हैं कि इसका कुछ कंसेंट्रेशन S है, सॉल्युबिलिटी S है, एंड 2OH माइनस का क्या हो जाएगा 0.1 प्लस 2S. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस वाले केस में तो इसका 2S होगा प्लस 0.1 और कहां से आया NaOH से आ गया. क्यों? बाय कॉमन आयन इफेक्ट. ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट S फाइंड करना है. आयनिक प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू S इंटू 0.1 मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ निकल +2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ
OH माइनस का होल स्क्वायर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग। अब हम सॉल्युबिलिटी तो बहुत ज्यादा छोटी होती है, तो 0.1 प्लस 2s 0.1 प्लस 2s अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 0.1 के ही। एंड आयनिक प्रोडक्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है हमारा है 2 इंटू 10⁻15 एस, एंड इसको हमने अप्रोक्सीमेटली मान लिया 0.1 अप्रोक्सीमेशन लगा के। तो यहां से हमारा एस आ गया 2 इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाय 0.1 का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ जा रहा है 2 इंटू 10⁻13 मोलर। तो हमारा जो सॉल्युबिलिटी हो गया, the solubility of NiOH whole twice in 0.1 m NaOH हो गया वो हमारा 2 into 10⁻13। So the correct option is second. Second option हमारा correct हो जाएगा, which is the required answer for this question. Which of the following is a natural polymer? इस क्वेश्चन में हमें 4 टाइप के पॉलीमर्स गिवन है, इसमें से पूछा हमारा नेचुरल पॉलीमर कौन सा होगा। पॉलीब्यूटाडीन एक्राइलोनाइट्राइल, सिस 1,4 पॉली इजोप्रीन आइसोप्रीन, या पॉलीब्यूटाडीन स्टाइरीन, या पॉलीब्यूटाडीन। हमें चारों पॉलीमर्स में से बताना है कि हमारा नेचुरल पॉलीमर क्या होगा। अगेन ये बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पॉलीमर्स चैप्टर्स में ये साफ साफ लिखा था कि जो हमारा सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन होता है वो हमारा नेचुरल पॉलीमर होता है। तो नेचुरल पॉलीमर इज सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। यानी तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो हमारे नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स आर ऑलवेज सिस आइसोमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स का हमेशा सिस आइसोमर्स होते हैं। तो वहां से भी हम इस तरह से भी हम जज कर सकते थे कि जो हमारा सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन है वो हमारा नेचुरल पॉलीमर है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में वो हो जाएगा सेकेंड, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Hello guys, our this question was asked in NEET 2020। ये क्वेश्चन हमारा NEET 2020 में पूछा गया था। The question says the mixture which shows positive deviation from the Raoult's law is। इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऐसा मिक्सचर है जो हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा रॉल्ट्स लॉ में से। तो रॉल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन कब होता है? पॉजिटिव डेविएशन तब होता है जब एक सॉल्वेंट और एक सोल्यूट के बीच में वीक इंटरैक्शंस होती हैं। वीक इंटरैक्शंस होती हैं यानी कि अपोजिट नेचर के होते हैं वो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन ये दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये तो हमारे आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। नेक्स्ट हमें गिवन है बेंजीन और टोलिन, ये भी हमारे आइडियल सॉल्यूशंस बनाएंगे। और ये जो है हमारा एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये भी हमारा इसके हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। जो हमारा नेक्स्ट इथेनॉल प्लस एसीटोन है, इथेनॉल प्लस एसीटोन के केस में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रहेंगे, बहुत वीक इंटरैक्शंस रहेंगे। क्यों? बिकॉज जब हम इथेनॉल में एसीटोन ऐड करते हैं तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर इस मिक्सचर के अंदर वीक इंटरैक्शंस होंगे। एंड ये वाला हमारा मिक्सचर क्या शो करेगा? ड्यू टू दिस वीक इंटरैक्शंस पॉजिटिव deviation from Raoult's law. So the correct option will be second, ethanol plus acetone, which will show a positive deviation from Raoult's law. The question says the rate constant for a first order reaction is 4.606 into 10 की power minus 3 second inverse. The time required to reduce 2 gram of the reactant to 0.2 gram is। इस क्वेश्चन में हमें रेट कांस्टेंट गिवन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। हमसे पूछा है कि कितना टाइम रिक्वायर्ड लगेगा कि 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट जो है हमारा 0.2 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट देगा हमें। यानी कि हमारा एक रिएक्शन हुआ है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट गया है, तो रिएक्टेंट का मास कंसेंट्रेशन 2 ग्राम है एंड प्रोडक्ट का 0.2 ग्राम है। इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमें रेट कांस्टेंट गिवन है K is equal to 4.606 into 10 की पावर माइनस 3। एंड हमें ये चीज पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा एक्सप्रेशन होता है रेट कांस्टेंट टू टाइम टेकन T is equal to 2.303 log base 10 is concentration of reactant अपॉन में concentration of product।
रेट कांस्टेंट की वैल्यू है 4.606 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 2 ग्राम एंड इसका कंसंट्रेशन 0.2 ग्राम। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4.5606 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 2.303 लॉग 10 बेस 10। तो ये तो हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ से हमारा t आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 4.606 इंटू 10⁻³ इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1000। ये हमारा 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ से हमारा टाइम टेकन आ जाएगा 500 सेकेंड। सो जो रिक्वायर्ड टाइम लगेगा 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू को 0.2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट में कन्वर्ट करने के लिए वो लगेगा 500 सेकेंड। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। हेलो गाइस, this question was asked in NEET 2020। ये क्वेश्चन हमारा NEET 2020 में पूछा गया था। The question says HCl was passed through a solution of CaCl2, MgCl2 and NaCl, which of the following compounds crystallizes। इस क्वेश्चन में बोला है कि हमने एक HCl को पास करवाया एक सॉल्यूशन से, CCl2 के सॉल्यूशन से, MgCl2 के सॉल्यूशन से एंड NaCl के सॉल्यूशन से। तो इन सब में से कौन सा कंपाउंड क्रिस्टलाइज कर जाएगा यानी कि प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो ये चीज एनसीईआरटी में मेंशन है कि जो NaCl की सॉल्युबिलिटी होती है वो सबसे कम होती है, सॉल्युबिलिटी इज लेस इन वाटर। NaCl की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा कम लेस होती है वाटर में। इसलिए जब हम HCl को पास करवाएंगे सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन जिसमें CaCl2, MgCl2 और NaCl है, तो उस केस में Cl माइनस का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा और क्या होगा कि जो NaCl का आयनिक प्रोडक्ट है वो ज्यादा हो जाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के, जिसकी वजह से NaCl प्रेसिपिटेट आउट कर जाएगा। तो जो ओनली NaCl इस केस में हमारा प्रेसिपिटेट कर जाएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन में, व्हेन HCl is passed through the mixture Cl minus ion, concentration increases hence ionic product of Na plus Cl minus becomes more than solubility product। हमारा जो आयनिक प्रोडक्ट है वो ज्यादा हो जाता है solubility प्रोडक्ट के, जिसकी वजह से हमारा NaCl प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। So only NaCl will precipitate out। So the required answer for this question will be third option। Hello guys, this question was asked in NEET 2020। ये क्वेश्चन हमारा NEET 2020 में पूछा गया था। The question says the correct option for free expansion of an ideal gas under adiabatic condition is। हमसे बोला है कि फ्री एक्सपेंशन एक आइडियल गैस का अंडर एडियाबेटिक कंडीशन में कौन से कंडीशंस सही होंगे। तो हमें पता है जब हमारा फ्री एक्सपेंशन होता है अंडर एडियाबेटिक कंडीशन तो तब वो साथ के साथ आइसोथर्मल भी होता है। तो अगर वो एडियाबेटिक है तो हमारा Q0 होगा। एंड मैंने बोला कि जब हमारा फ्री एक्सपेंशन होता है अंडर एडियाबेटिक कंडीशन तो वो साथ के साथ हमारा आइसोथर्मल भी होता है। तो अगर आइसोथर्मल है तो हमारा डेल्टा टी भी 0, अगर हमारा Q0 है डेल्टा टी 0 है देन हमारा वर्क भी 0 हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकेंड, which is the required answer for this question says identify the correct statements from the following। CO2 gas is used as a refrigerant for ice cream and frozen food। इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमसे बोला है कि CO2 गैस जो है हमारा वो एज अ रेफ्रिजरेंट यूज होता है फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। नो,
यहाँ पे हम बच्चे यूजली सिली मिस्टेक करते हैं। जो CO2 हम यूज करते हैं एज ए रेफ्रिजरेंट आइसक्रीम और फ्रोजन फूड को स्टोर करने के लिए, वो सॉलिड फॉर्म में होता है एंड उसे हम ड्राई आइस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें CO2 गैसियस फॉर्म में गिवन है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमें बोला है द स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेन्स 12 6 कार्बन रिंग्स एंड 25 कार्बन रिंग्स। नो, ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। C60 में हमारे पास 12 5 कार्बन रिंग्स होते हैं एंड 26 कार्बन रिंग्स होती हैं। 12 5 कार्बन रिंग्स होती हैं एंड 26 कार्बन रिंग्स होती हैं। तो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये भी हो गया हमारा इनकरेक्ट। थर्ड बोल रहा है ZSM5 इज अ टाइप ऑफ जियोलाइट विच इज यूज टू कन्वर्ट एल्कोहल्स इनटू गैसोलाइन। ये स्टेटमेंट सही है। ये चीज हमने पढ़ी थी कि जो ZSM5 है वो हमारे एल्कोहल्स को गैसोलाइन में कन्वर्ट कर देता है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज आवर करेक्ट। लास्ट फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है CO इज अ कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस। यस, CO एक न्यूट्रल गैस है, उसका कोई कलर नहीं होता, उसका वो ऑर्डरलेस होता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। तो ओनली C एंड D ऑप्शंस आर करेक्ट। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हमारा फर्स्ट, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। The question says hydrolysis of sucrose is given by the following reaction. Sucrose plus H2O gives glucose plus fructose. If the equilibrium constant Kc is 2 into 10 की power 13 at 300 Kelvin, the value of delta G naught at the same temperature will be. इस क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन गिवन है कि जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल रहा है। इस रिएक्शन का हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है 2 into 10 की पावर 13 और टेम्परेचर हमें गिवन है 300 केल्विन। तो हमें बोला है कि इस टेम्परेचर पर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होगी। तो जो रिएक्शन हमें गिवन है सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो हमें मिल रहा है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें पता है हमारा है 2 into 10 की पावर 13, टेम्परेचर हमारा 300 केल्विन है। अब हमें डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमने पढ़ी थी कि डेल्टा जी नॉट हमारा होता है माइनस आर टी एल एन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। तो हमें सारी वैल्यूज पता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है, टेम्परेचर T पता है, R तो हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो हम सारी वैल्यूज पुट करके डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम R की वैल्यू हम लेंगे 8.314 जूल पर केल्विन, टेम्परेचर हमारा 300 केल्विन, लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 into 10 की पावर 13। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारा आ गया डेल्टा जी नॉट का वैल्यू। और यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमें इसी फॉर्म में आंसर निकालना है क्योंकि हमारे ऑप्शंस में भी इसी फॉर्म में गिवन है। तो अब हम क्रॉस चेक करें तो इससे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है हमारा सेकेंड, -8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इंटू 300 केल्विन इंटू ln इंटू 2 into 10 की पावर 13। तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट। The question says which of the following amine will give the कार्बाइल अमाइन टेस्ट। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा कि इन चारों कंपाउंड में से हमारा कौन सा कंपाउंड हमें कार्बाइल अमाइन टेस्ट देगा। तो हमारा कार्बाइल अमाइन टेस्ट क्या होता है हम पहले वो देख लेते हैं। कार्बाइल अमाइन टेस्ट बेसिकली हमारा एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी और टर्शरी अमीन के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए हमें मिलता है। क्योंकि जो कार्बाइल अमाइन टेस्ट होता है ये सिंथेसिस होता है आइसोसाइनाइड का बाय द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन, क्लोरोफॉर्म एंड बेस। तो बेसिकली ये जो कार्बाइल अमाइन टेस्ट है वो सिर्फ NH2 यानी कि सिर्फ प्राइमरी अमीन दिखा सकता है। सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन कार्बाइल अमाइन टेस्ट इसलिए नहीं देते क्योंकि वो अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो बेसिकली जो कार्बाइल अमाइन टेस्ट होता है हमारा, ये कार्बाइल अमाइन रिएक्शन इज द सिंथेसिस ऑफ isocyanide
by the reaction of primary amine, chloroform and the base। तो हमारा जो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन होता है वो एक सिंथेसिस होता है आइसोसानाइड का बाय द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन, क्लोरोफॉर्म एंड द बेस। कार्बाइल अमाइन टेस्ट जो होता है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट is only given by primary amine and not by secondary and tertiary amine, because they react with alcoholic KOH। तो ये जो रिएक्शन है हमारा, ये सिर्फ प्राइमरी अमीन देता है एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन नहीं देता, क्योंकि ये टर्शरी और सेकेंडरी अमीन अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कर जाता है। ऑल्सो दिस टेस्ट इज यूज्ड to differentiate primary amine from secondary and tertiary amine। अब हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, हमने ये देख लिया कि हमारा कार्बाइल अमाइन टेस्ट क्या हो सकता है, ये हमारा NH2 ग्रुप देगा। तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो प्राइमरी अमीन है वो सिर्फ सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा प्राइमरी अमीन है, ओनली दिस वन इज आवर प्राइमरी अमीन। तो जो कार्बाइल अमाइन टेस्ट देगा इन चारों कंपाउंड में से वो हमारा ये वाला कंपाउंड होगा, दिस विल गिव कार्बाइल amine test। So the required answer for this question will be second option। Question says an alkene on ozonolysis give methanol as one of the product। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं हमने ओजोनोलिसिस करवाया है तो हमें मिथेनॉल मिला है एज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो हमें बतानी है कि इन सब एल्कीन में से कौन सा एल्कीन हमें मिथेनॉल देगा एज अ फाइनल प्रोडक्ट। मिथेनॉल हमारा क्या होता है, HCHO, ये हमारा होता है मिथेनॉल। तो इन चारों एल्कीन में से कौन सा एल्कीन हमें ओजोनोलिसिस करवाने पे मिथेनॉल देगा एज अ फाइनल प्रोडक्ट, ये चीज हमें फाइंड करनी है। तो जो फर्स्ट एल्कीन हमें गिवन है वो ये है, दिस इज अवर फर्स्ट एल्कीन। ओजोनोलिसिस में क्या होता है कि हम डबल बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीजन दे देते हैं। यहाँ से हमने इस डबल बॉन्ड को तोड़ा तो ऑक्सीजन मिल गया। तो इस केस में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये, यहाँ पे CH2 CH2 CH3 प्लस हमें यहाँ पे एक और प्रोडक्ट मिलेगा, वो बनेगा हमारा ये। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मिथेनॉल फॉर्म नहीं हुआ, so this alkene will not give us methanol as the final product on ozonolysis। सेकेंड जो हमें गिवन है, सेकेंड एल्कीन हमारा ये है, इसमें डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। इस केस में जब हम डबल बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीजन देंगे तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे वो बनेगा ये CHO प्लस CHO CH2। तो इस केस में भी हम देख सकते हैं कि हमारा मिथेनॉल नहीं मिल रहा है हमें एज अ फाइनल प्रोडक्ट, देयरफॉर दिस एल्कीन विल आल्सो नॉट गिव अस मिथेनॉल ऑन द ओजोनोलिसिस। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट गलत हो गया एंड सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड जो एल्कीन हमें गिवन है, थर्ड एल्कीन हमारा ये है, ठीक है। अब जब हम इस वाले एल्कीन में इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे और ऑक्सीजन देंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा। एक प्रोडक्ट हमारा ऐसा बनेगा एंड सेकेंड प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा, ऑक्सीजन इधर CH2 CH3, ठीक है।
हम यहाँ इस थर्ड वाले एल्कीन में भी देख सकते हैं कि हमें मिथेनॉल नहीं मिल रहा है, देयरफॉर इस वाले केस में भी हमें ओजोनोलिसिस, इस एल्कीन की ओजोनोलिसिस करवाने पे भी हमें मिथेनॉल नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन भी हो गया गलत। फोर्थ जो है लास्ट ऑप्शन, लास्ट एल्कीन जो हमें गिवन है, इसमें हम देख सकते हैं कि जब हम इसका बॉन्ड तोड़ेंगे, इसका डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको ऑक्सीजन ऑक्सीजन देंगे। तो अब हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है का रिंग पे CH2CHO प्लस OCH2। एंड हम ध्यान से देखिए जो OCH2 है हमारा, ये हमारा मिथेनॉल है कि हाइड मिथेनॉल में भी 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है, तो दिस इज आवर मिथेनॉल। सो दिस एल्कीन विल गिव, दिस एल्कीन will give methanol on ozonolysis। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया इस क्वेश्चन में वो हो गया फोर्थ, this alkene will give us methanol on isolysis as the product। Question says anisole on cleavage with HI gives, जब हम anisole का क्लीवेज करवाते हैं HI के साथ तो हमें एज अ फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है। तो हमारा एनिसोल का स्ट्रक्चर कुछ है, होता है बेंजीन के ऊपर OCH3, इसका हम क्लीवेज करवा रहे हैं HI के साथ। हमें पता है कि HI में H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, I के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ये लोन पेयर भी एक तरह से नेगेटिव चार्ज की तरह ही एक्ट करता है। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर ये जो लोन पेयर है विच इज एक्टिंग एज अ नेगेटिव चार्ज, इस पे ये H विथ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जाके अटैक कर लेगा एंड कुछ ऐसा फॉर्मेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन पे CH3 एंड H, एंड ऑक्सीजन के ऊपर भी हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड यहाँ पे हमारा I- बच जाएगा। अब यहाँ पे हम SN2 मैकेनिज्म से फॉलो होगा, तो इस पॉजिटिव ऑक्सीजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज रिमूव करने के लिए यहाँ से ये CH3 रिमूव हो जाएगा एंड ये जाके इस I- के साथ बॉन्ड बना लेगा। ये पूरा रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से जाएगा, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म से जाएगा जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होगा एंड जिससे हमें एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा बेंजीन के ऊपर OH which is a alcohol plus CH3I as a final product। तो जो हमारा रिक्वायर्ड फाइनल प्रोडक्ट है वो हो जाएगा हमारा ये सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। The question says elimination reaction of 2-bromopentene to form pen2ene is, इस क्वेश्चन में पूछा है कि हमने एक एलिमिनेशन रिएक्शन करवाया है 2-bromopentene का 2 पेंटुइन फॉर्म करने के लिए। तो ये रिएक्शन हमारा किस टाइप का है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, फॉलो ZCF रूल, डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन है या डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। हमें बताना है इन सब में से कौन कौन सा करेक्ट है। तो जो हमारा रिएक्शन हो रहा है, पहले हम 2-ब्रोमोपेंटीन बना लेते हैं, पेंटेन बना लेते हैं, वो होगा हमारा CH3 CH CH CH2 CH3। यहाँ पे हमारे इस वाले का, इस पे हमारे पास एक PR है 2 ब्रोमो एंड यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन है, ठीक है। ये हमारा क्या है 2 ब्रोमो पेंटेन है, इसका हमने एलिमिनेशन रिएक्शन करवाया है। ये हमारा 2 ब्रोमो पेंटेन है, इसका हमने एलिमिनेशन रिएक्शन करवाया है NaOET को लेकर के हमने ये प्लस ये माइनस एलिमिनेशन रिएक्शन करवाया, तो हमें मिल रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 प्लस ETOH, दिस इज ये है हमारा पेंट 2E। तो ये हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ है। अब हम इस कार्बन के रिस्पेक्ट में देखें तो ये हमारा अल्फा कार्बन है एंड ये हमारा बीटा कार्बन है। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ है, अल्फा कार्बन से हमारा ब्रोमीन रिमूव हुआ है एंड बीटा कार्बन से हमारा हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, ठीक है। एंड ये वाला जो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है ये हमारा जाके बॉन्ड बना रहा है OET- के से
एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या बोल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि अल्फा कार्बन से हमारा ब्रोमीन हुआ है, पहला क्या हुआ है, फ्रॉम अल्फा कार्बन ब्रोमीन, ब्रोमीन हटा है, ब्रोमीन का रिमूवल हुआ है, ब्रोमीन इज रिमूव। तो ये हमारा कैसा हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, डी ब्रोमीन हमारा क्या है, हेलोजन है, तो ये हमारा क्या हो गया, डी हाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन। यहाँ से अल्फा कार्बन से ब्रोमीन निकला है एंड बीटा कार्बन से हमारा हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, इसलिए हमारा क्या हो गया, एक डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन, जिसमें हमारा हाइड्रोजन और हेलोजन का दोनों का रिमूवल हुआ है। तो ये हमारा हो गया डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन। तो हमारा सी ऑप्शन हो गया करेक्ट, सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। ऑल्सो क्योंकि यहाँ पे बीटा पोजीशन से हमारा हाइड्रोजन निकला है, बीटा पोजीशन से हमारा हाइड्रोजन निकला है, तो ये हमारा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो जाएगा, बीटा एलिमिनेशन reaction as it is, as hydrogen is removed from beta carbon। ओके, तो ये हमारा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी है, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन भी हो गया करेक्ट। अब नेक्स्ट इसमें हम एक चीज और देखते हैं कि जनरली E2 रिएक्शन में क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारा जो Z मोर स्टेबल एल्कीन जो बनता है, जो हमारा मोर स्टेबल एल्कीन बनता है ना, उसको हम जेडसेफ प्रोडक्ट बोलते हैं, जेडसेफ प्रोडक्ट के नाम से उसे बोलते हैं, जेडसेफ प्रोडक्ट और जेडसेफ एल्कीन बोलते हैं कि जेडसेफ एल्कीन फॉर्म हुआ है। तो ये वाला जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, ये हमारा जेडसेफ रूल को फॉलो करता है, फॉलो जेडसेफ रूल। तो हमारा बी ऑप्शन जो कि है फॉलो जेडसेफ रूल भी, वो हो गया करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे जो फोर्थ है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन हो गया हमारा इनकरेक्ट। तो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हो गए, ए बी एंड सी। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सेकंड, ए बी सी आर द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-bromopentene to form pent2-ene. The question says, an increase in the concentration of the reactants of a reaction leads to the change in which collision frequency, activation energy, heat of reaction और threshold energy। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारा concentration of the reactant को increase किया गया है एक रिएक्शन में, तो इससे हमारे कौन से फैक्टर पे इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने ये चीज पढ़ रखी है, जो हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी is directly proportional to number of molecules of reactant per unit वॉल्यूम। अब अगर हमारा क्वेश्चन में बोला है कि हमारा अगर कंसेंट्रेशन इंक्रीज हुआ है, तो कंसेंट्रेशन इंक्रीज होने पर हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट वॉल्यूम भी तो इंक्रीज करेगा। तो अगर ये इंक्रीज करेगा तो हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी तो इंक्रीज करेगी, इसलिए इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हमारा चेंज क्रिएट करेगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी में। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट। हेलो गाइस, our this question was asked in NEET 2020। ये क्वेश्चन हमारा NEET 2020 में पूछा गया था। The question says which of the following is a basic amino acid। इस क्वेश्चन में पूछा है कि हमारे इन चारों में से हमारा कौन सा बेसिक अमीनो एसिड है। हमें गिवन है लीसिन, सेराइन, एलेनाइन एंड टायरोसिन। इन चारों में से हमारा बेसिक अमीनो एसिड क्या है। तो ये एक बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये हमने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ा था कि जो लीसिन है हमारा, लाइसिन है हमारा, वो हमारा एक बेसिक अमीनो एसिड है, बेसिक अमीनो एसिड है। क्यों बेसिक अमीनो एसिड है, लीसिन का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें C डबल बॉन्ड OH होता है, H NH2 इनके ऊपर लोन पेयर CH2 होल 4 NH2।
एंड हम लीसिन के स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये लीसिन का स्ट्रक्चर है। लीसिन के स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि इसके पास NH2 ग्रुप्स ज्यादा है इन कंपैरिजन विद CO2 ग्रुप्स। इस वजह से ये बेसिक अमीनो एसिड हो जाता है। सिंस इट कंटेन्स more number of NH2 groups as compared to COOH groups, hence it is basic amino एसिड, क्योंकि इसके पास NH ग्रुप का नंबर ज्यादा है इन कंपैरिजन विद C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, इसलिए ये हमारा बेसिक अमीनो एसिड है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अमीनो एसिड? लीसिन इज अ बेसिक अमीनो एसिड, which is the correct option for this question. The question says the following metal ion activates many enzymes, participates in the oxidation of glucose to produce ATP, and with Na is responsible for transmission of nerve signals. इस क्वेश्चन में बोला है कि हमारा एक मेटल आयन है जो कि एक्टिवेट करता है मेनी एंजाइम्स एंड इट पार्टिसिपेट्स इन द ऑक्सीडेशन, मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है ग्लूकोज के साथ एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए, और Na के साथ ऑक्सीडेशन करता है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स के लिए। तो हमें बताना है कि ये मेटल आयन हमारा कौन सा है, पोटेशियम है, आयरन है, या कॉपर है, या कैल्शियम है, हमारा कौन सा मेटल आयन ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। तो हमने ये चीज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम में पढ़ी थी। ये चीज हमने पढ़ा था कि जो ये सारी फंक्शंस जो हैं वो हमारे ये सारी फंक्शंस हमारी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है सोडियम एंड पोटेशियम मेटल आयंस की। तो जो रिक्वायर्ड आंसर होगा इस क्वेश्चन में वो हो जाएगा फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज फॉर द रिएक्शन टू Cl गैस मेकिंग Cl2 गैस द करेक्ट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन में बोला है कि जब हमारे दो Cl मॉलिक्यूल मिलके हमारा एक Cl2 मॉलिक्यूल बना रहा है, तो हमारे इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H क्या होगा, यानी इंथैल्पी चेंज क्या होगा, एंड हमारा एंट्रोपी चेंज पूछा है। डेल्टा S हमसे हमारा एंट्रोपी चेंज के बारे में पूछा है। जब दो Cl एटम मिलके हमारा Cl2 मॉलिक्यूल बना रहा है, यानी कि दो Cl प्लस Cl बन के हमारा Cl2 मॉलिक्यूल बना रहा है, एक Cl2 मॉलिक्यूल बना रहा है, तो इस केस में हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। एंड बॉन्ड फॉर्मेशन में हमें ये चीज पता है कि हमारी एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड ऑलवेज। तो हमारा जो डेल्टा H है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डेल्टा H विल बी नेगेटिव, दैट इज डेल्टा H विल बी लेस देन 0। नेक्स्ट हमसे पूछा एंट्रोपी चेंज। यहाँ पे 2 मोल से हमारा 1 मोल मॉलिक्यूल बन रहा है, यानी कि जो हमारी एंट्रोपी है वो डिक्रीज हो रही है, एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग। सो हमारा एंट्रोपी चेंज जो हमारा एंट्रोपी चेंज डेल्टा S होगा वो नेगेटिव होगा, दैट इज डेल्टा S विल बी लेस देन 0। यानी कि फॉर दिस रिएक्शन हमारा डेल्टा H और डेल्टा S दोनों ही नेगेटिव होंगे और लेस देन 0 होंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट, which is the required answer for this question. Question says मैच दी फॉलोइंग। हमें कुछ ऑक्साइड्स गिवन है और उसका हमें नेचर बताना है। फर्स्ट हमें गिवन है कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, इसलिए वो एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट हमें गिवन है बेरियम ऑक्साइड। बेरियम ऑक्साइड में बेरियम जो है हमारा मेटल है, यानी कि जो बेरियम ऑक्साइड है हमारा एक मेटल ऑक्साइड है, एंड मेटल ऑक्साइड्स हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम क्या है हमारा, बहुत एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसलिए एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, तो ये एम्फोटेरिक इन नेचर है। नेक्स्ट हमें गिवन है Cl2O7।
यहाँ पे क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है, जिस वजह से एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स हमारे एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो जो Cl2O7 है हमारा वो एसिडिक नेचर हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मैचेस विथ सेकंड, बी ऑप्शन मैचेस विथ फर्स्ट, सी ऑप्शन मैचेस विथ फोर्थ, सी मैचेस विथ फोर्थ एंड डी मैचेस विथ थर्ड। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन में से वो हो जाएगा हमारा थर्ड। थर्ड ऑप्शन विल बी द रिक्वायर्ड करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है मेजरिंग जेटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग विच प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन, साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स, विस्कोसिटी, सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो जेटा पोटेंशियल होता है वो हमारी कोलाइडल सॉल्यूशन की किस प्रॉपर्टी को यूज करने में मेजर करने में हेल्प करता है। साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल, विस्कोसिटी, सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी। तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो हमारा जेटा पोटेंशियल होता है, जेटा पोटेंशियल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ is directly proportional to stability of colloidal particles। यानी कि हमारा जितना ज्यादा हमारा जेटा पोटेंशियल होगा हमारा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स है। इसलिए अगर हम जब जेटा पोटेंशियल मेजर करेंगे तो वो हमें कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी बताने में हेल्प करेगा। तो इसलिए जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में वो हो जाएगा फोर्थ, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। The question says a mixture of N2 and argon gases in a cylinder contains 7 gram of N2 and 8 gram of argon. If the total pressure of the mixture of gases in the cylinder is 27 bar, the partial pressure of N2 is। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस का मिक्सचर है एक सिलेंडर में, जिसमें नाइट्रोजन गैस 7 ग्राम प्रेजेंट है एंड आर्गन गैस हमारा 8 ग्राम प्रेजेंट है, और टोटल प्रेशर हमें सिलेंडर का 27 बार गिवन है। तो हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है N2 का। तो हमें N2 का 7 ग्राम है, वेट हमें 7 ग्राम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितने हो जाएंगे, गिवन वेट अपॉन में मोलर मास N2 का क्या होगा 28। एक नाइट्रोजन एटम का हमारा मोलर मास होता है 14, तो दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का हो जाएगा 28। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1/4। नेक्स्ट हमें गिवन है आर्गन। आर्गन का वेट हमें गिवन है 8 ग्राम, तो उसका नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास आर्गन का क्या है 40, 8/40, तो आ जाएगा 1/5। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन हो गए 1/5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 हो गए 1/4। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल प्रेशर इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल प्रेशर हमें कितना गिवन है 27 बार। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितने नंबर ऑफ मोल्स है 1/4 मोल्स है, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 1/4 प्लस 1/5, 1/4 प्लस 1/5। अब हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 आ जाएगा यहाँ से वो आ जाएगा हमारा 15 बार, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में वो हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोक्साइड। इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन है कार्बन मोनोक्साइड के बारे में। हमें बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कार्बन मोनोक्साइड जो होता है हमारा वो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जब हमारा कार्बन मोनोक्साइड एक ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाता है तो वो ह्यूमन हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट सेज इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड।
ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड किसी ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, कार्बन हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके। एंड उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन कैरी करने की जो एबिलिटी होती है ब्लड की, वो रिड्यूस कर देता है, जिस वजह से एक ह्यूमन की डेथ हो जाती है। सो दिस थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है दी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड फॉर CO is less stable than oxyhemoglobin. This statement is incorrect. क्यों? क्योंकि जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो मोर स्टेबल होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन is more stable than oxy hemoglobin. तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो फोर्थ स्टेटमेंट हो गई हमारी इनकरेक्ट। सो द रिक्वायर्ड करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज फोर्थ, which is the required answer. The question says an element has a body centered cubic BCC structure with a cell edge of 288 picometer. The atomic radius is. क्वेश्चन में बोला है कि एक एलिमेंट है जो कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC स्ट्रक्चर रख रहा है और उसका सेल एज हमें 288 पिकोमीटर दिया हुआ है, तो हमें एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि फॉर BCC लैटिस, किसी भी BCC लैटिस बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस के लिए हमारा √3a is equal to 4r, where a is the cell edge, एज है ये हमारा, a जो है हमारा एज लेंथ है, और जो r होता है हमारा वो हमारा होता है एटॉमिक रेडियस। हमें एज का लेंथ गिवन है, एज का लेंथ हमारा 288 पिकोमीटर है, तो इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके हम एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा r हो जाएगा √3/4 इंटू a का वैल्यू 288 पिकोमीटर, तो ये आ गया हमारा रेडियस। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन में वो हो गया हमारा सेकेंड ऑप्शन, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। इस क्वेश्चन में पूछा कि हमें 4 सेट ऑफ एटम्स गिवन है, हमें बताना है कि इन चारों सेट ऑफ एटम में से किसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। हमें पता है ये चीज कि नंबर ऑफ एटम्स is equal to number of moles into Avogadro number Na into atomicity of the atom। तो हमें क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ एटम्स। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है हमारा, गिवन वेट अपॉन में मोलर मास इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एटॉमिसिटी। तो अब हमें नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला पता चल गया, तो हम चारों एटम्स के लिए हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट हमें गिवन है 1 ग्राम ऑफ लिथियम एटम, तो लिथियम एटम के लिए नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, गिवन वेट कितना है 1 ग्राम, लिथियम का एटॉमिक मास हमें गिवन है 7 इंटू एवोगाड्रो नंबर Na, और एटॉमिसिटी कितनी है इसकी 1। नेक्स्ट हमें गिवन है 1 ग्राम ऑफ आर्गन, उसका है हमारा गिवन वेट 1, एटॉमिक मास 108 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एटॉमिसिटी 1। थर्ड हमें गिवन है 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, गिवन वेट है 1, एटॉमिक मास है 24 इंटू एवोगाड्रो नंबर Na इंटू 1। फोर्थ हमें गिवन है 1 ग्राम ऑफ O2, तो 1 गिवन वेट 1 डिवाइडेड बाय मोलर एटॉमिक मास, एक ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक मास 16 है, तो 2 एटम्स का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 32, तो 31 डिवाइडेड बाय 32 इंटू एवोगाड्रो नंबर Na इंटू एटॉमिसिटी 2। ये हमने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लिए। एंड हम इस सब में कंपेयर करें तो जो हमारा सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो हमारा प्रेजेंट है लिथियम एटम में।
लिथियम एटम में हमारा सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। तो जो रिक्वायर्ड आंसर हो गया हमारा इस क्वेश्चन में वो हो गया फर्स्ट। The question says on electrolysis of dilute sulfuric acid using platinum electrode, the product obtained at anode will be। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड से, तो जो प्रोडक्ट हमारा ऑब्टेन हो रहा है एट एनोड क्या होगा। तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड करते हैं, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4, तो एनोड पे ना, एट एनोड दो चीजें होती हैं, या तो रिडक्शन ऑफ सल्फेट आयन होगा या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होगा एट एनोड। पहला तो जो पॉसिबल है वो होगा रिडक्शन ऑफ सल्फेट आयन। तो रिडक्शन ऑफ सल्फेट आयन में क्या होगा, 2SO4 2 माइनस में से हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे और H2O8 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा हमें। सेकेंड जो पॉसिबल है वो है हमारा पॉसिबल ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर पॉसिबल है। तो जब ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होगा तो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर में क्या होगा, 2H2O ऑक्सीजन गैस बनाएगा प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा। ठीक है। तो अब फर्स्ट में जो जब रिडक्शन ऑफ सल्फेट आयन होता है तो इसका ई नॉट वैल्यू हमारा होता है 2.01 वोल्ट और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट का वैल्यू होता है हमारा -1.25 वोल्ट। एंड जब हम इन दोनों में कंपेयर करें तो हमारा इसका ई नॉट वैल्यू ऑब्वियसली ज्यादा पॉजिटिव है, इसलिए हमारा एट एनोड ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होगा। एक्चुअली एट एनोड कंपीट कर रहा है सल्फेट आयन और वाटर, तो क्योंकि ई नॉट वैल्यू वाटर की ज्यादा है, वो ज्यादा पॉजिटिव है, इसलिए हमारा एनोड पे ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होगा एंड हमें एनोड पर क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन गैस मिल रहा है। सो द रिक्वायर्ड आंसर इज थर्ड ऑप्शन, ऑक्सीजन गैस। Thanks for watching our channel. Please like, share and subscribe the channel.